हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट जारी किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट्सएप, ओटीटी जैसी जो सर्विसेज हैं उस पर एक तरह से कंट्रोल करने और उसके लिए लाइसेंस का प्रावधान करने के प्लानिंग सरकार ने कर ली है और भी कई बातें हैं, सब पर बात करेंगे। नए अटॉर्नी जनरल, उनके नियुक्ति पर सस्पेंस हो गया है क्योंकि रोहतगी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में। सवाल ये भी है कि एक महीने बाद स्टेट फ्यूनरल क्यों हो रहा है और क्या है ऐसा। आईसीएमआर के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन हैं? आईसीएमआर के नए डीजी बन गए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, 5G से विमानों की उड़ान को प्रभाव पड़ सकता है। डीजीसीए ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से चिंता जताई है। क्या मामला है, 5G से क्या इफेक्ट होगा तमाम जो प्लेन है उस पर, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में भी ये चिंता जताई गई थी और इंडियन एयरलाइंस ने तो उस दौरान जब टेस्टिंग हो रही थी अमेरिका में तो फ्लाइट ही रोक दी थी। टाटा स्टील ने अपनी तमाम सहायक कंपनियों का विलय एक ही कंपनी में करने का ऐलान कर दिया है। देश का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया गया है। कहाँ पर है और कौन सा जीव है ये, इस पर बात होगी। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी किया है। तो इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या है? तो पुराने जो भी कानून है 3, उसको ख़त्म करके ये नया कानून होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप, ओटीटी जैसी जो सर्विसेज हैं उसको रेगुलेट करने का इसमें प्रावधान है। लाइसेंस लेना होगा इस तरह के जो वीडियो सर्विस है इन सब को चलाने के लिए। ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अधिकारों पर भी कटौती करने का प्रावधान है। तो इस पर बात करते हैं डिटेल में। ये देखिए न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है। ओके, अब सवाल ये है कि किन 3 कानूनों को रिप्लेस करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो ये हैं 3। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, दूसरा है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और तीसरा है द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। तो ये 2 तो अंग्रेज़ों के समय के कानून हैं जिसको इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर लिया था और ये बाद में बना था। ठीक है, तो इन 3 कानूनों के बजाय वो एक ही कानून होगा और इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। अब ड्राफ्ट जारी किया गया है, पब्लिक से मांगी गई है कि आपकी क्या कहना है इस मामले में, आपका क्या राय है, और उसके बाद इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, वहाँ से पास होकर फिर संसद में जाएगा, दोनों सदनों में पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और ये कानून बन जाएगा। ओके, कब तक होगा तो जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट कब जारी हुआ है? 21 सितंबर को जारी हुआ है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट। उद्देश्य यही है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको और व्यापक रूप से कंट्रोल करना या फिर कहें उसको रेगुलेट करना। कंट्रोल करना से अच्छा शब्द है रेगुलेट करना। ठीक है, और चूँकि ऐसा हो रहा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें कई सारी चीज़ें उसका विस्तार हो जाए, तकनीकी विस्तार हो रहा है, तो इसलिए अब सरकार को लगा कि नए कानून की ज़रूरत है। ठीक है, और सरकार ये चाहती है कि कई सारे क्षेत्रों में उसको अधिक शक्तियाँ मिलें। जैसे बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि टेलीकॉम सर्विस के रूप में व्हाट्सएप और ओटीटी सर्विस है उसके जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसके वीडियो और डेटा को कम्युनिकेशन सर्विस रेगुलेटर के कंट्रोल में इसको रखा जाए ताकि इन प्लेटफॉर्म के ऑपरेटर को भी दूसरे जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उसकी तरह लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हो। तो ये भी एक बात सामने आ रही है। ठीक है, कब पेश होगा संसद में? तो अभी केंद्रीय संचार मंत्री हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, कई तरह के मंत्रालय हैं उनके पास। तो उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि नया टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो जल्द ही संसद में पेश हो जाएगा। और एक और आपको बात बता दूं इसमें कि हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देने का मामला है, व्हाट्सएप और ओटीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसको रेगुलेट करने का
प्रस्ताव है ताकि इनको भी लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हो। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बिल है वो ट्राई एक्ट 1997 उसमें भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें ये है कि वर्तमान में क्या है कि ट्राई एक्ट में ये प्रावधान है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट को किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को नया लाइसेंस जारी करने से पहले सलाह लेनी पड़ती है ट्राई से, यानी सरकार को ट्राई से सलाह लेनी पड़ती है। और प्रस्तावित बिल में इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी को लाइसेंस देना है तो उसके लिए ट्राई से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रावधान रखा गया। इसके अलावा भी कई सारी जो दस्तावेज है, जानकारी लेने का जो अधिकार है ट्राई का, उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो सरकार ये चाहती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। सूचनाओं पर ना ज़्यादातर सरकारें दुनिया भर की बहुत कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है सरकारें कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में ही रहना चाहिए, निगरानी में ही रहना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। किस एडवोकेट ने देश का अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव, ये पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है? इसका आंसर होगा मुकुल रोहतगी। न्यूज़ आप देख रहे हैं, और क्या वजह है, उन्होंने क्यों मना कर दिया? तो न्यूज़ में लिखा है नो स्पेसिफिक रीजन। हालांकि ये बताया जाता है, कुछ न्यूज़ वेबसाइट में ये चर्चा है कि उनके विचारात्मक मतभेद हैं सरकार से, इसलिए वो नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल पद के रूप में जो उनको प्रस्ताव मिला था उसको लेने से मना कर दिया, लौटा दिया, प्रस्ताव ठुकरा दिया। ठीक है, और आपको बताऊं कि मुकुल रोहतगी वो 2014 से 2017 तक इस पद पर थे, अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। और 2017 में जब उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ी थी तो उसके बाद के वेणुगोपाल ने पदभार संभाला था। तो अभी के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल 30 सितंबर को तक है, यानी 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उसके बाद अब नए अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत है, और उन्होंने कार्य विस्तार लेने से मना भी कर दिया है क्योंकि 90 ईयर से ज़्यादा उनकी एज हो गई है। तो उम्र के और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने कहा है कि के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारा विस्तार ना किया जाए। उसका सरकार ने इनको चुना था कि मुकुल रोहतगी ये बनाया जाए अटॉर्नी जनरल, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। तो सस्पेंस अब हो गया है कि कौन होगा अगला अटॉर्नी जनरल। वो पद महत्वपूर्ण होता है, भारत का पहला वो लॉ ऑफिसर कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहलाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि भारत का जो महान्यायवादी यानी कहें अटॉर्नी जनरल, वो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और कानून के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है और उसके पास अधिकार भी हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और वहाँ बोलने का भी अधिकार होता है, हालांकि वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। एक और बात, बहुत सारी जो विशेषाधिकार और इम्यूनिटी होती है सांसद के पास, वो सारी इनके पास भी होती है, अटॉर्नी जनरल के पास, इनके पास नहीं। मतलब ये तो पहले थे और अब इन्होंने प्रस्ताव तो ठुकरा दिया है। ठीक है, अच्छा कैसे नियुक्ति होती है? तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि किसको नियुक्त करना है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तभी होती है जब केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव हो जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, और वो आपको मिल सकता है 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर की मेंबरशिप मात्र अभी छूट पर चल रहा है, 150 रुपये में आपको मिल जाएगा, और उसके जरिए आपको मिलता है 1 साल तक तमाम करंट अफेयर्स के PDF वो अपडेट। PDF कई तरह के होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, वो अपडेट होता रहता है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर और MCQ विद पूरा नोट्स होता है, डिटेल होता है। तो वो आपके एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा मेंबरशिप के जरिए आप टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं, मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, सबके लिए। BPSC होगा, PET का एग्जामिनेशन है, UPSC है,
कई सारे एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी के लिए, सब के लिए है। और बुक्स पे छूट है 40% की मेंबरशिप के जरिए। तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और वहाँ पर एक वीडियो भी बना हुआ है कि कैसे मेंबरशिप लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होंगे, यानी अंतिम संस्कार, राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? आंसर होगा जापान। ठीक है, तो 27 सितंबर को वो जा रहे हैं जापान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वहाँ वहाँ जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनके अंतिम संस्कार, यानी राजकीय अंतिम संस्कार कहिए, स्टेट फ्यूनरल, तो उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, और जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो आबे। उनकी डेथ हो गई थी 8 जुलाई को, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और 8 जुलाई को हुई थी, आज सितंबर है। तो उनका प्राइवेट जो फ्यूनरल है, यानी निजी अंतिम संस्कार, वो जुलाई में ही हो गया था। लेकिन अब जो है वो राजकीय अंतिम संस्कार का ऐलान हुआ है, और इसमें होगा एक प्रतीकात्मक रूप से ही ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, और इसमें वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के, फूमियो किशिदा, उन्होंने दुनिया भर के तमाम बहुत सारे जो नेता हैं उन सबको इनवाइट किया है। तकरीबन 190 देशों के 6400 जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उन सबको इसमें इनवाइट किया गया है। क्या क्या होगा इसमें? तो इसमें एक आयोजन होगा, और सांकेतिक रूप से फ्यूनरल का कार्यक्रम होगा, स्पीच होगा, उसमें तमाम जो देश दुनिया भर के नेता हैं वो शिंजो आबे के सम्मान में बोलेंगे। ठीक है, और वहाँ पर विरोध भी हो रहा है कि इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है स्टेट फ्यूनरल पे, क्योंकि उनका पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका है। जापान, उसकी राजधानी है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक है, और वो फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और बातचीत होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा स्टील बोर्ड ने टाटा स्टील में, मतलब उसी कंपनी में, कितनी सहायक कंपनियों के विलय को मंजूरी दी है, मर्जर? आंसर होगा 7। टोटल 7 कंपनियों को मर्ज कर दिया जाएगा, और ये टाटा स्टील के बोर्ड ने ये अभी हाल ही में सितंबर में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, और उसकी कई सारी सहायक कंपनियां हैं। तो अब ये सारी जो 7 कंपनियां देख रहे हैं, ये सब, इन सब का मर्जर हो जाएगा, सब टाटा स्टील में ही मर्ज हो जाएंगी, एक ही कंपनी हो जाएगी। तो कौन कौन सी कंपनी है? 7। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, S&T माइनिंग कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा है लास्ट टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड। ठीक है, तो ये 7 कंपनियों का विलय किया जा रहा है। टाटा स्टील की बात कर लें, अभी CEO कौन है? TV नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ICMR का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उसका सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा डॉक्टर राजीव बहल। न्यूज़ आप देख रहे हैं। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, न्यूज़ ये रहा और फोटोग्राफ ये रहा डॉक्टर राजीव बहल का। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 23 सितंबर को इनको 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए इनको नियुक्त कर दिया है। और किसकी जगह ये ले रहे हैं वो? तो डॉक्टर बलराम भार्गव की जगह ले रहे हैं जो ICMR के इससे पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो ये पद ICMR जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि तमाम जो मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च है उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कोविड-19 का जो वैक्सीन है इंडिया में जो बना उसमें इस संस्थान की बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने एम्स दिल्ली का नया निदेशक यानी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है?
आंसर होगा डॉक्टर एम श्रीनिवास। ठीक है, डॉक्टर एम श्रीनिवास। ये और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो जो डायरेक्टर होता है वही एम्स दिल्ली का प्रमुख होता है। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये नियुक्ति की है 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, उतने वक्त के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और किसकी जगह ली है इन्होंने, तो इससे पहले एम्स दिल्ली के डायरेक्टर थे रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो उनकी जगह अब एम श्रीनिवास वो बन गए हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में यानी डायरेक्टर बनने से पहले हैदराबाद के संतनगर में ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डीन थे। ओके, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग भी। 5G फ्रिक्वेंसी से विमानों की उड़ान पर प्रभाव को लेकर किस अथॉरिटी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से चिंता जताई है? आंसर होगा DGCA। DGCA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यानी जो नागरिक उड्डयन यानी सिविल से रिलेटेड जितने भी विमान उड़ते हैं उन सब पर कंट्रोल और निगरानी वो DGCA का ही होता है। ठीक है, तो उसके बिना अनुमति के कोई पत्ता विमान से रिलेटेड हिल नहीं सकता है। ठीक है, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। DGCA के रूल को ही पालन करना पड़ता है तमाम जो भी एयरलाइंस हैं उन सबको। तो भारत में 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और दीपावली के आसपास लॉन्चिंग हो भी जाएगी, जैसा कि रिलायंस जियो ने भी ऐलान किया हुआ है। और दूसरे जो एयरटेल है उसने भी कहा हुआ है कि हम जल्द ही 5G को लॉन्च कर देंगे। तो DGCA ने ख़ासतौर पे 5G C बैंड स्पेक्ट्रम को लेकर चिंता जताई है कि एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर उस पर इफ़ेक्ट हो जाता है। ओके, DGCA ने क्या कहा है? कहा है कि अल्टीमीटर के साथ साथ 5G टेलीकॉम सर्विस का एक हिस्सा है C बैंड, वो काम करता है और उससे दिक्कत होती है। ठीक है, उससे नुकसान हो सकता है एयरक्राफ्ट को, यानी हवाई जहाज़ है उसको दिक्कत हो सकता है। देखिए इसको समझाते हैं आपको। दरअसल क्या है कि एयरक्राफ्ट में 2 तरीके के अल्टीमीटर होते हैं। एक होता है प्रेशर अल्टीमीटर, दूसरा होता है रेडियो अल्टीमीटर। ठीक है, प्रेशर अल्टीमीटर जो होता है वो एयरक्राफ्ट को समुद्र तल के हिसाब से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई मापने में मदद करता है। जैसे सी लेवल ये है, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई है, क्योंकि हम जब भी ऊंचाई की बात करते हैं, चाहे पहाड़ पर जाएं चाहे मैदान में जाएं, तो ये पूछा जाता है कि हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, यानी एल्टीट्यूड कितना है। तो वो ये माना जाता है कि समुद्र तल जो है उससे कितना ऊंचा है। जैसे आप किसी पहाड़ पे गए, उत्तराखंड गए और आपने कहा कि हम 5000 फीट पर हैं या 8000 फीट की ऊंचाई पर हैं, तो वो समुद्र तल से उतनी ऊंचाई है। तो एयरक्राफ्ट जो है ना, हवाई जहाज है, उसके जो कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से, वो मापने का नाम होता है प्रेशर अल्टीमीटर से। ठीक है, तो 5G सिग्नल की वजह से ये प्रेशर अल्टीमीटर पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से प्लेन को अपनी ऊंचाई वो किस लेवल पर है उसको मापने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दूसरा होता है रेडियो अल्टीमीटर। ठीक है, रेडियो अल्टीमीटर का क्या काम होता है? वो ज़मीन से कितना ऊंचा है वो बताता है अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर जो यहाँ पायलट बैठा है उसे ये पता चल जाता है कि हम ज़मीन से कितने ऊंचे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन है वहाँ हमें लैंड करना है या फिर हम जा रहे हैं, प्लेन को जो भी पायलट उड़ा रहा है वो उसके सामने पहाड़ है तो क्या है, तो ये सब का पता चलता है। और ये सब जो है रेडियो सिग्नल से पता चलता है। एक महत्वपूर्ण ये दोनों टूल्स होते हैं। और आपको बताऊँ कि 5G का C बैंड है, उसकी वजह से इन दोनों के रेडियो अल्टीमीटर की रीडिंग में वो भ्रम उत्पन्न हो सकता है, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान बाधा आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। और आपको बताऊँ कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले की बात है, जब अमेरिका में ऐसा हुआ कि वहाँ जब टेस्टिंग हुई तो वहाँ के जो अथॉरिटी है उसने अचानक से तमाम बहुत सारे एयरलाइंस को रोक दिया कि अभी उड़ान ना भरा जाए, क्योंकि उससे फ़्लाइट को ख़तरा हो सकता है। और इंडिया का जो एयर इंडिया है वो भी नहीं गया था उस दौरान, उसने अपने जो फ़्लाइट्स है वो रोक दी थी। ठीक है, तो अब जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज़ दिया है और तमाम द हिंदू ने भी,
उसके मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि भाई हम चिंतित हैं, डीजीसीए ने कहा हम चिंतित हैं कि कहीं इससे कोई दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत का मतलब ये सेंस यही है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। हालांकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि हमने 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.6 गीगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी का सी बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी की है। यानी इस बैंड पर 3.3 गीगाहर्ट्ज से 3.6 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पर 5G चलेगा तमाम मोबाइल में, ठीक है। और जबकि एयरक्राफ्ट का जो है, जितने भी हवाई जहाज़ हैं, उनका जो रेडियो अल्टीमीटर है वो मुख्य रूप से 4.2 से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज में करीब 500 मेगाहर्ट्ज का अंतर है। तो उन्होंने कहा है कि हम डीजीसीए की चिंताओं को भी ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई दिक्कत ऐसा ना हो। ओके, इम्पोर्टेंट बात। तो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नए प्रेसिडेंट कौन चुन लिए गए हैं? आंसर होगा दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की को चुन लिया गया है। हॉकी इंडिया का चुनाव हुआ था, निर्विरोध चुनाव हुआ, तो उसमें इनको देख रहे हैं आप, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है कि आप जीत चुके हैं। सामने कोई प्रतियोगी था नहीं, तो इनको निर्विरोध चुन लिया गया है, ठीक है। कौन है ये? तो 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था हॉकी के क्षेत्र में, और कई सारे जो इंटरनेशनल मैचेज हुए हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। हॉकी इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मई 2009 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व गैंडा दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है दुनिया भर में मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर इस बार जो थीम क्या रखी गई है, जो 5 प्रजातियां हैं उनका संरक्षण हो, तो ये थीम रखी गई है। ओके, 5 प्रजातियों को खतरे से बचाना। इस वक्त 5 प्रजातियां कौन कौन से हैं? जैसे अफ्रीकी गैंडों की प्रजाति है 2, काले और सफ़ेद गैंडे। और एशियाई गैंडे की प्रजाति है ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन और जावन गैंडे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य ने नोटिफाई किया है? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये किया है और भारत का पहला ये रिजर्व है इस तरह का। ओके, डुगोंग क्या है? डुगोंग देख रहे हैं आप, ये शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। और तमिलनाडु सरकार ने 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व वो घोषित किया है। और ये तमिलनाडु के कई इलाके में, मैप के थ्रू भी आपको बताते हैं, प्यारा भारत है और तमिलनाडु यहाँ पर रहा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा जूम कर दूँ, हाँ, तो ये जो इलाका है यहाँ से इतने बड़ा, तो इस इलाके को वहाँ पर रिजर्व घोषित किया गया है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ये तमिलनाडु के तंजापुर और पुदुकोट्टई जिले के जो तटीय जल हैं उसमें है। पाल्क खाड़ी क्षेत्र भी कह सकते हैं, पाल्क खाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ पर ही है। अब वर्तमान में अगर भारत में कहें कि कितनी आबादी है डुगोंग की, तो 240 आबादी है और अधिकांश जो है वो यहीं इसी आसपास ही पाए जाते हैं, तमिलनाडु के तट पर। हालांकि निवास स्थान उनका जो है नेचुरल, उस पर नुकसान हो रहा है, तो उससे आबादी लगातार घट रही है और इसका कंजर्वेशन करने की, यानी इसको संरक्षित रखने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किस देश में रह रहे भारतीयों को हेट क्राइम से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है? आंसर होगा कनाडा, ठीक है। कनाडा में रहने वाले जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वहाँ जो रह रहे हैं इंडियन, उन सबको भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। और इसमें कहा है कि कनाडा में, अब ये देख रहे हैं एडवाइजरी, इसमें यही बताया गया है कि कनाडा में हेट क्राइम और सांप्रदायिक हिंसा ये सब बढ़ रही है और भारत विरोधी गतिविधियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो यहाँ जो रह रहे हैं भारतीय स्टूडेंट और जो भारतीय नागरिक हैं,
उनको सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और सतर्क रहें। विदेश मंत्रालय और कनाडा में जो एम्बेसी है भारतीय, उसने ये मुद्दा कनाडा के अधिकारियों के सामने उठाया है और जांच और कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल हुआ ये है कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो कनाडा में उपद्रव कर रहे हैं और इस पर असर जो है भारतीयों पर पड़ रहा है। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, कनाडा की बात हो रही है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कैपिटल क्या है? ओटावा। मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। दोस्तों और भी क्वेश्चन है, उसको मैं कल शामिल कर दूंगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ज़रूर। लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दें। और हाँ, मेंबरशिप आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।